नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है उत्तर प्रदेश। जी हां, आज हम बात करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ, बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की और बिहार में जो विधानसभा का चुनाव हुआ है तो वहां पर एनडीए सरकार बनाने को अब तैयार है। जी हां, जिस तरह से महागठबंधन ने पूरी कोशिश की बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने की और तेजस्वी ने सपने देखे बिहार का मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन सपना तब टूट जाता है जब एनडीए पूर्ण बहुमत हासिल कर लेता है, क्योंकि नीतीश एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कि यहां पर सपा एक सीट ही जीत पाई है और कांग्रेस आरएलडी बसपा अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सियासी गेम में योगी और मोदी का अभी भी फैक्टर चल रहा है, अभी भी असर देखा जा रहा है। जनता अभी भी बीजेपी पर जो है अपनी उम्मीद जता रही है, बीजेपी पर भरोसा जता रही है। और अगर बिहार के अंदर हम बात करें, जिस तरह से एनडीए को समर्थन मिला और पूर्ण बहुमत की सरकार अब बिहार में बनने जा रही है, अब यह है कि सरकार वह एक बार फिर से मोदी और साथ ही योगी पर जनता का भरोसा कायम। इसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और खास चर्चा करेंगे। इसी चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ लखनऊ से सीधा जुड़ रहे हैं, उनका भी आपसे तारुफ करा देते हैं। हरिओम मौर्य हैं, नेता बीजेपी के, यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हरिओम मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और खुर्शीद खान है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। खुर्शीद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आसिफ बेग, यूपी ब्यूरो हमारे मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ पर हरिओम मौर्य जी आप ही से है। ये मान लिया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी भी फैक्टर वही चल रहा है जो कि विधानसभा के चुनाव हुए थे तब और लोकसभा के चुनाव में जब चुनाव हुए थे तब देखा गया था। जी हरिओम मौर्य जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, आवाज आपकी कट गई। अभी आवाज नहीं आ पा रही है मलिक जी। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि जिस तरह से यहाँ पर जो है जीत हासिल हुई है कि अभी भी जो है मोदी फैक्टर और सारी योगी फैक्टर देखा जा रहा है। आसिफ जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुआ 6 सीटें बीजेपी जीत हासिल करती है 6 सीटों पर, क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी का अभी भी जादू चल रहा है? बता दूं कि सबसे पहले जिस तरह से चुनावी आए ये हुआ काफी चौंकाने वाले हैं। सात विधानसभा तो फिर उसमें 6 सीटें भाजपा के पाले में चली गई है। एक सीट पर सिर्फ सपा के उम्मीदवार को जीत हुई है। आपको बता दूं कि इस पूरे चुनाव में जो है बसपा और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। इससे कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जिस तरह से जो मोदी जी और योगी जी वादा कर रहे हैं उसका कहीं न कहीं जो है फायदा जो है मिल रहा है बीजेपी को। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी जो है यूपी में बढ़त बनाई है। यही वही बात अगर जी बिहार की, तो बिहार में भी जो है योगी और मोदी का जादू चला है। लेकिन उसमें कुछ खास बातें यहाँ भी है कि जिस तरह से जो है अगर माना जाए कि योगी और मोदी का जादू चला है तो इसका दूसरा पहलू यह भी है कि जिस तरह से चुनाव मतदान होने के एंड वक्त पहले जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया कि हम वो अपना समर्थन जो है बीजेपी को दे सकते हैं। कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो की नाराजगी भी थी कि चुनाव के दौरान ही सपा सुप्रीमो अध्यक्ष यादव उनके कई नेताओं को अपने पार्टी में सदस्यता दी जाए, जिसकी उन्नत भी कही जा सकती है कि बसपा सुप्रीमो को लगी और वह मतदान के पहले जो है जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो है लग रहा है इसका भी सीधा फायदा जो है बीजेपी को सीधे तौर पर गया। बिल्कुल आसिफ, सीधे तौर पर जो है उसका फायदा मिला है। हरिओम मौर्य जी, जिस तरह से आपको उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में और साथ ही बात की जाए बिहार के चुनाव में बड़ी जीत हासिल हुई है, कैसे देखते हैं आप इस पूरी जीत को और किसको श्रेय जाता है? सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरा उतरती जा रही है और जनता में उसका पूरा विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का वादा किया, योगी जी ने जो विकास का वादा किया,
गरीबों को 2022 तक कोई ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिसे उसे छत न दे दी जाए, उसका पक्का मकान न बन जाए, और तमाम सारी ऐसी योजना है। हर गरीब को राशन मिले, हर गरीब की छत हो, उस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, उससे हमारे प्रदेश की जनता और देश की जनता विश्वास करती है, उस विश्वास पे खरा उतर रही है। उसी पे भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम हमारे प्रदेश की जनता ने किया। ठीक है सर। खुर्शीद खान, क्या आपको लगता है कि 2022 का चुनाव होने से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो समस्या है उसको खत्म कर दिया जाएगा? जैसे अभी हरिओम मौर्य जी कह रहे हैं कि हर किसी के सिर पर छत होगी, हर किसी को रोजगार मिलेगा, राशन मिलेगा। खुर्शीद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी। हम्म 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 बिल्कुल, लेकिन बहुमत जो है वो एनडीए को मिला है। आसिफ जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे चुनाव को? बिहार के चुनाव की अगर बात की जाए, जैसा अभी खुर्शीद जी भी कह रहे हैं कि रैलियों में यहाँ पर जितनी भी जो है चुनावी जनसभा की गई तो विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुमत, पूर्ण बहुमत मिल रहा है एनडीए को। इस पूरी जीत को कैसे देखते हैं आप? जी, फिलहाल बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी का बिहार में परचम लहरा है, उसमें कहीं ना कहीं जो है जीत तो दर्ज हुई, लेकिन अगर बात करें सीटों के बंटवारे को लेकर तो जो बीजेपी की सीट थी या प्रदेश की सीट थी, उससे कहीं बढ़कर ज्यादा सीटें आई है तेजस्वी की और उनकी पार्टी की। अगर हम बात करें यूपी विधानसभा की, तो मेरा सीधा सवाल आयोग ये है कि कहा जा रहा है कि मोदी जी और योगी जी ने जो विकास का वायदा किया था उसको पूरा किया। यही वजह रही कि सीटें जो है यूपी में जो है सीटें। मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर योगी जी का और मोदी जी का मैजिक अगर चला तो जौनपुर की मलहई सीट में जो है बीजेपी तीसरे नंबर पर क्यों चली गई और निर्दल विधायक जो है निर्दल प्रत्याशी संजय सिंह दूसरे नंबर और सपा जो है एक नंबर पर रही? तो क्या माना जाए कि क्या यहाँ पर योगी जी और मोदी जी का मैजिक नहीं चला क्या हरिओम में? फिलहाल मलिक जी 7 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है। ये भी आपको देखना चाहिए कि 7 में से 6 सीटें जो है अच्छे मतों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती है। कहीं जातीय समीकरण कहीं प्रभावित करता है तो ये क्षेत्रीय पार्टी जो अपने जातीय समीकरण पर लड़ती है, उसी जातीय समीकरण पर ये जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वहां पर ये हुआ है, ऐसा नहीं है। और ये सीट भी यहाँ और पार्टियां सही तरीके से लड़ती तो हो सकता था कि हमारा प्रत्याशी वहां भी सीट जीतता। क्या माना जाए जिस तरह से आप दे रहे हैं कि जो है वहाँ और बीजेपी को जीत दर्ज मिलती, लेकिन जिस तरह से सीटें हैं नवाबा सादात की सीट है, वहां पर सपा भी आगे चल रही है, बसपा भी बुलंदशहर में अच्छे मतों से मिली है। तो क्या मानते हैं कि बसपा और कांग्रेस के लड़ने की वजह से बीजेपी को जो सीटें 6 सीटें मिली है उनमें क्या ही माना जाए? नहीं, लोकसभा में तो ये बसपा और सपा मिलकर लड़ी थी, तब भी हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में बात अलग है। लोकसभा के चुनाव में मोदी चेहरा देखा जा रहा था, कोई ऑप्शन नहीं था,
सर ये तो मानना पड़ेगा, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव मोदी जो था जी उसमें का था। और योगी जी का चेहरा है, जिन्होंने प्रदेश को कानून व्यवस्था और बढ़िया जी। विकास देने का काम योगी जी कर रहे हैं। उसी के तहत हम 7 में 10 सीटें जीते हैं। और एग्जिट पोल और लोग तो यही कह रहे थे कि इनकी तो 1-2 सीटें मिलेंगी भाजपा को, मगर भाजपा ने 7 में से 6 सीटें जीतकर जनता ने ये दिखाया कि पूरी प्रदेश की जनता अभी भारतीय साथ है। और 2022 में भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार फिर से बनेगी। ठीक है सर, वो आने वाला वक्त तो बताएगा कि 2022 के चुनाव में जनता का समर्थन यहां पर कितना मिलेगा। खुर्शीद जी, मेरा सवाल अब आपसे है कि जिस तरह से यहां पर अगर विपक्ष की बात की जाए, सपा को एक सीट मिली, बसपा कांग्रेस आरएलडी अपना खाता भी नहीं खोल पाई है, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष जो है वो कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? तो उत्तर प्रदेश में कमजोर नहीं पड़े, बशर्ते ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में बसपा और कांग्रेस की हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। आप अगर गौर करें तो इसके पहले लोकसभा में बसपा की एक भी सीट नहीं थी, सपा से गठबंधन करके बसपा ने सीटें हासिल कर ली। और कांग्रेस की ये स्थिति है कि बिहार में क्या, उत्तर प्रदेश में देखिए जहां जहां जिसके साथ साथ के लिए वो जुमला है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यहाँ वो अखिलेश को लेकर डूब गई, बिहार में गई तेजस्वी को लेकर डूब गई। तो ये है कि इनका गठबंधन किसी के साथ रास नहीं आ रहा है। तो अगर कैसे बीजेपी को कैसे हराया जाएगा? एक पार्टी सामने टिक नहीं सकती, गठबंधन अगर किसी पार्टी का एक दूसरी से होता है तो एक दूसरी पार्टी इसको लेकर डूब जाती है। देखिए बीजेपी को हराना और किसी पार्टी को हराना ये सब जनता पे डिपेंड करता है। जनता जब तक खुद से जागरूक नहीं होगी, जनता अगर अपने बारे में सोचेंगी नहीं, क्योंकि जनता जब तक धर्म मजहब और जात के नाम पे इलेक्शन में वोट डालती रहेगी तब तक कोई भी जीत के आएगा, कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन खुर्शीद जी, आपको नहीं लगता विपक्ष अगर अपना काम बखूबी निभाएगा, अगर सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, क्या योजनाओं का फायदा नहीं हो रहा है जनता को, अगर उन मुद्दों को नहीं उठाएगा, जनता तक नहीं पहुंचाएगा, ये विपक्ष का काम होता है, तभी मजबूती होती है, तभी मजबूती मिलेगी। बिलाल मलिक साहब, आपने इसके पहले कभी देखा है कि इतने ज्यादा ताकत से किसी विपक्ष को कभी किसी सरकार में दबाया गया है? मैं तो जब से मैं समझता हूँ, जब से मैं राजनीति बन कि जिस तरीके से विपक्ष को इस सरकार में दबाए, जनता की आवाज, आप कहीं आंदोलन नहीं कर सकते, प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप जहाँ देखिए इतनी लाठियां चलने चाहिए। बिल्कुल खुर्शीद जी, मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो है ताकत के बल पर बीजेपी सामने आई है, मेरा आपसे सवाल है कि जब होती है वहाँ भी दबाव, बीजेपी बढ़त बनाई हुई है, इसके पहले जो है तमाम राजनीतिक दल कांग्रेस और सपा दावा करते थे कि इनकी जीत हो रही, लेकिन जो चुनावी परिणाम आए हैं उसको आप क्या कि जनता किसके पक्ष में? देखिए अभी आप पूरे बिहार में कितनी जगह से ईवीएम का आप हर जगह से शिकायत सुन रहे हैं कि वोट कहीं बटन कहीं दबा रहे हैं, बीपीएम पैड में कहीं दबा। क्या माना जाए जो तेजस्वी को जीत मिली है वो ईवीएम का खेल है क्या? ईवीएम का खेल मैं इसको काफी हद तक मानूंगा, जब तक सवाल हो रहा है कि अगर विपक्ष की हार होती है तो ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं कि जो देश ईवीएम बनाता है उसके यहाँ खुद ईवीएम मशीन चुनाव नहीं होता। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता भारत में। अगर आज मैं दावा कर रहा हूँ, ठीक है सर, को हटा के बैलेट पे पेपर पे उन्होंने क्या, दूसरी बात जो चुनाव होता है ये हमेशा सत्ता पक्ष का रहता है, जो सत्ता में है और जो राजनीति से थोड़ा सा भी ताल्लुक है सब जानते हैं। क्योंकि मैंने तो इसके पहले भी देखा, बसपा रहती थी पूरे जिला पंचायत जिता लेती थी, यही सपा रहती थी सब जगह इसके अध्यक्ष रहते थे, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है खुर्शीद जी। हरिओम मौर्य जी, अगर विपक्ष की जीत होती है तो ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता। राजस्थान का चुनाव हुआ, वहां पर जो है कांग्रेस की सरकार बनी, ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। बिहार के चुनाव की बात की जाए, फिर बाकी राज्यों के चुनाव की बात की जाए, अगर हार होती है तो ईवीएम पर फिर सवाल क्यों खड़े होते हैं? ऐसा है बिलाल मलिक जी, इस विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। जब ये राजस्थान में जीतते हैं तो ईवीएम सही काम करती है, मध्य प्रदेश में जीतते हैं तो ईवीएम सही काम करती है। अब ये हारते हैं तो ये ईवीएम को अपना ठीकरा फोड़ते हैं। अब ये नहीं सोचते, इन्हें बस यही लगता है कि हम सब पार्टी मिलकर, जितने भी दल हैं सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराए कैसे। इनके पास और कोई मुद्दा ही नहीं है।
ये काम करने की सोचते नहीं, काम करें तो जनता इनके साथ आए। अब काम करते नहीं है, बस इन्हें यही है कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इसी में अपना दिमाग लगाने का काम करते हैं। ये नहीं सोचते कि हम जनता के बीच में काम करें तो जनता के बीच में जाएंगे, जनता हमें वोट देगी, मगर इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। जब हारेंगे तो ईवीएम का ठोकरा फेंकेंगे कि ईवीएम का हम बटन कोई दबाते हैं, भारतीय जनता पार्टी का दबता है। इनके पास जब राजस्थान में सरकार बनती है, जब मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो खुश होते हैं कि ईवीएम ठीक है। इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। अब राजस्थान मध्य प्रदेश भी खिसक गया। अब आने वाले समय बहुत जल्दी राजस्थान ठीक है सर, पैरों से खिसक मध्य प्रदेश तो लिया गया है सर। ठीक है सर, विपक्ष मिलकर यही चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को रोका कैसे जाए। ठीक है सर। जी, हजूर जी, आसिफ जी, आप कह उत्तर रहे हैं प्रदेश की राजनीति को बड़ी बारीकी से देखते हैं लखनऊ में बैठकर। अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें, यहाँ पर कुछ वीडियो ऐसे सामने आए हैं जिसमें यहाँ पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं ईवीएम को लेकर, लेकिन हकीकत क्या मानते हैं आप? क्यों इस तरह के सवाल उठाए जाते हैं और कितनी इसमें सच्चाई होती है? जी बिल्कुल बिलाल, बता दूं कि जीत होती है तो वाह वाह, अगर हार मिलती है तो उसका सारा ठेका जो है ईवीएम पर मर दिया जाता है, जैसा कि सभी जो आम जनता भी कह रही है। लेकिन सबसे बड़ा पहलू यह है कि आखिर हार का सामना क्यों करना पड़ रहा है। अभी अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिस पर नोटबंदी और तमाम जैसे मुद्दों पर उन्होंने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया था और सीधे तौर पर यह दावा भी किया था कि यूपी और बिहार में जो है भाजपा साफ हो जाएगी। लेकिन इसके बाद जो परिणाम है उससे चौंकाने वाला रहा। किसी सपा नेता का बयान नहीं आ रहा है और ना ही किसी तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अब उसके बाद या बात हो गई है कि ईवीएम अरबों का ही खेल होगा तो कांग्रेस की राजस्थान में सरकार न बनती या फिर तेजस्वी यादव जो प्रचंड कराई है, उन्होंने लालू यादव का नाम जिला कर दिया। भले महागठबंधन को कम सीटें मिली है लेकिन बीजेपी से उनको सीटें कुछ ज्यादा ही मिली है। आसिफ जी, आप एक बात, तेजस्वी यादव ने कोई प्रचंड जीत नहीं दर्ज कराई। इसके पहले 2015 में आरजेडी का इंडिपेंडेंट 80 सीट थी, इस बार 75 हो गई। अगर प्रचंड जीत किसी ने दर्ज कराई तो बीजेपी ने कराई। पिछली 2015 में बीजेपी के पास केवल 53 सीट थी। विधायकों की संख्या की बात हो रही है और सरकार तो बीजेपी की बन रही है, लेकिन सबसे बड़ा खुशी की सवाल आपसे लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं। चुनाव होता है, भाजपा भी जीतती है, बसपा भी जीतती है, लेकिन यह सवाल आखिर मुद्दा क्यों बन जाता है ईवीएम को? देखिए, ये बसपा जहां बीजेपी के कई मंत्री जो है चुनाव प्रचार गए थे, पूरी बीजेपी मंडली जो है गाजीपुर पहुंची थी। वहां के सांसद बसपा से गाजीपुर अफजाल अंसारी है शुरुआती दौर में ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन जब जीत दर्ज हो गई तब उसके बाद उनकी बोलती भी बंद हो गई। सुनिए, ऐसा क्या है? हमेशा ये इतिहास गवाह रहा है कि बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे मोटे चीजों की कुर्बानी देनी पड़ती है। एक दो स्टेट चले जाने से, क्योंकि देखिए जो लक्ष्य केंद्र सरकार है, बिहार में सरकार हुई जी, ठीक है, तो एक ये माना जाए सही कर दी जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है जी। अगर इस देश में लोकतंत्र बहाल करना तभी संभव है कि जब, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े डेमोक्रेटिक हर मुल्क आप जो है बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं। जो देश ईवीएम को बनाता है वो अपने देश में क्यों उसको लागू नहीं करता? मेरा सवाल बस इतना, ईवीएम पे सवाल मैं नहीं उठा रहा हूँ, ईवीएम पे आपके तमाम चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के, बिहार में दसियों जगह से कंप्लेंट वीडियो आई, जनता ने प्रदर्शन किया कि एक बार में 3-3 4-4। मैं व्यक्तिगत वहां नहीं गया था, मैं आपके लोगों के चैनल के माध्यम से ही देखकर मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरा किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से कोई श्रद्धा नहीं है कि मैं किसी बसपा की तारीफ कर रहा हूँ, मैं सपा या कांग्रेस, ना मैं इमरान प्रतापगढ़ी की तरह किसी पार्टी का वो नुमाइंदा हूँ। मैं जनता की तरफ बात करूं कि मुझे निष्पक्ष चुनाव की बात, कि जो देश ईवीएम बनाता है वो क्यों नहीं इस्तेमाल कर, अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर, वो क्यों ईवीएम का इस्तेमाल, मेरे इस बात का जवाब चाहिए। ठीक है, ये बड़ा अहम सवाल है। हरे मौर्य जी,
जैसे कि अभी खुर्शीद ने भी यहाँ पर सवाल पूछा है कि अमेरिका जैसा इतना बड़ा देश, शक्तिशाली देश भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है। फिर अगर हम देश के अंदर बात करें, जब कोई चुनाव होता है लोकसभा या विधानसभा का, क्या यह माना जाए कि ईवीएम की हटा दिया जाए और अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए तो उसमें पारदर्शिता हो सकती है? देश प्रगति की ओर अग्रसर है जी, और देश आज मीटिंग के माध्यम से देश में मीटिंगें हो रही है, कार्यक्रम हो रहे हैं, ये बैलेट पेपर की बात करते हैं और पीछे जाने की बात करते हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो मतलब बिलाल जी, जितने देश बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं सब पीछे जा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब जो हमारे भाई कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करना देश को पीछे ले जाना है। वर्चुअल मीटिंग के खिलाफ कौन है और टेक्नोलॉजी के खिलाफ कौन है? बस मैं अपने छोटे से सवाल का ये जवाब जानना चाहता हूँ कि जो देश ईवीएम बनाता है, दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में क्यों इस्तेमाल नहीं होता ईवीएम का? बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मेरा आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। ईवीएम आपके हिसाब से गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये कहना बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं? तो वही तो मैं जा रहा हूँ कि जो देश बनाता है ईवीएम वो क्यों नहीं इस्तेमाल करता? अमेरिका क्यों नहीं करता? रूस क्यों नहीं करता? फ्रांस, जापान, चीन, आप क्या चीन से बड़ी डेमोक्रेटिक चीन और जापान से भी बड़ी है। व्यवस्था होती है, हर देश का अपना कानून होता है, हर देश का अपना सिस्टम होता है, हर देश में अलग अलग व्यवस्था होती है। वही तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब बाकी सब देश पीछे हैं। जो अभी आपने कहा कि जो देश कर रहे हैं पीछे जा रहे हैं। मतलब ईवीएम से क्या आपको क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है ये बताइए। देखिए ईवीएम को तो विधानसभा के सामने सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कुछ वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, मशीन को हैक किया जा सकता है। ईवीएम मशीन है, मशीन को हैक किया जा सकता है। ये तो कितने लोग प्रूफ दे चुके हैं। ठीक है सर, क्योंकि मशीन, ठीक है सर, क्योंकि आदमी ने मशीन को बनाया। जी ठीक है हरि मौर्य जी, ठीक है। खुर्शीद जी, क्या ये माना जाए उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा और उससे पहले उपचुनाव था, बीजेपी को जीत हुई, यहाँ पर 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, तो अगर विपक्ष की यहाँ पर बात की जाए 2022 के चुनाव को लेकर, तो कितनी मजबूत और कितनी मजबूती के साथ आप पूरे विपक्ष को देखते हैं विधानसभा के चुनाव से पहले? खुर्शीद जी, खुर्शीद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी आवाज कट रही। बिलाल जी फिर से एक बार आप अपना सवाल दोहराइए। जी, सवाल मेरा यह है आपसे कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और उससे पहले अब उपचुनाव हुआ है, बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, सपा ने 1 सीट पर, बसपा, कांग्रेस और साथ ही अगर एलएलटी की बात करें अपना खाता नहीं खोल पाई है। तो 2022 के चुनाव से पहले विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर कितना मजबूत है, कैसे देखते हैं आप? देखिए विपक्ष हो या पक्ष हो, अगर 2022 के पहले अगर उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रदेश में निष्पक्ष और सही चुनाव कराना है तो पूरे सभी राजनीतिक पार्टियों को मिलकर, मैं नहीं कहता कि जो जीते बाद में विरोध करें, पहले से इस बात का विरोध करें। देश में ईवीएम को बैंड करना चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव ईवीएम को लेकर तो पहले भी कई सवाल उठे, चुनाव आयोग ने बुलाया भी था, आमंत्रित किया था सभी राजनीतिक पार्टियों को दिल्ली में अपने दफ्तर में, कि जो है इसका ट्रायल भी हुआ था, साफ हो गया था कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो नहीं बिलाल जी, साफ तो कभी नहीं, देखिए साफ तो कभी नहीं हुआ। अगर साफ हुआ होता तो ऐसी दिक्कत नहीं होती। अपनी इस बात के लिए कभी कतई नहीं मानने के लिए तैयार हूं कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। अगर ईवीएम हटा के करने में क्या दिक्कत है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बस ये मेरा यही सवाल है कि अगर इस तरह की इतनी कारगर ये तकनीक है, इतनी निष्पक्ष है, तो इसको और देश क्यों नहीं लागू? बस मेरा मुद्दा यही इतना है। ठीक है सर, लेकिन अगर विपक्ष की बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर कितना मजबूत है सर, कैसे देखते हैं आप? देखिए मतभेद की बात जहां तक ये है तो विपक्ष में यहाँ जो राजनीति ना एकदम मौका परस्ती की हो गई है। अब भारत में तो पूरी राजनीति केवल जात और धर्म पे चल रही है। अभी आप देखिए वहां का चुनाव देवरिया सदर का देखिए, सारी पार्टियों ने मिलके एक ही सेम कास्ट त्रिपाठी मतलब ब्राह्मण को सबने वोट दे दिया। जबकि वहां मैं जानता हूं कि एकदम सपा में एक बहुत ही दमदारी से एक लोग दावा पेश करे, तो उनका नाम था पवन सिंह, जो मतलब इतनी मजबूती से लड़ने को, इतना उन्होंने मेहनत किया, प्रचार किया, उनका लोगों में इतना रुझान था टिकट को लेके, अगर टिकट मिलेंगे तो सीट 100% निकल जाएगी। मगर क्या होता, रात में एक छोटा सा ऑडियो वायरल होता है तो पता लगा अगले दिन त्रिपाठी जी को टिकट मिल गया। तो जब इस तरह से माना जाए खुर्शीद जी की जो वोटिंग होती है किसी के गाँव में होती है या विकास का मुद्दा रहता है, क्या मुद्दे रहते हैं? नहीं वोटिंग तो अब ये मानिए कि आप
75% जो है केवल धर्म के आधार पर, जात के आधार पर हो रही है। अगर विकास, हरिओम जी, आपसे सवाल है, सीधा आपके पास पहुंचेंगे कि बीजेपी ने बिहार में चुनाव के पहले वादा किया था कि कोरोना वैक्सीन और किट जो है सबसे पहले बिहार में पहुंचेगी। क्या माना जाए कि जो वादा किया गया है उसी की वजह से भाजपा को जीत मिली और सरकार बनने जा रही है, क्या मानते हैं? वो तो पहुंचेगी कि जो वादा करती है भारतीय जनता पार्टी निभाने का काम करती है। मगर विकास को देखते हुए जो वहां पर बिहार में पहले जंगल राज था, आज सुशासन का राज है और भारतीय जनता पार्टी आज डबल इंजन की सरकार वहां पे चलेगी तो और ज्यादा बढ़िया विकास होगा। ये बार बार हर अपनी सभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहने का काम किया। उन्होंने उन पर विश्वास जताते हुए, माननीय नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताते हुए वहां की जनता ने उन्हें भाजपा को देने का काम किया और जो उन्होंने विश्वास जताया है किया है, उनके विश्वास को भारतीय जनता पार्टी खरा उतरने का काम करेगी और डबल इंजन की सरकार बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाने का काम करेगी। सबको रोजगार, विकास, ठीक, जो विकास देने का काम करेगी। लेकिन हरिओम मौर्य जी, अगर बिहार की बात की जाए तो बेरोजगारी की एक बड़ी समस्या है बिहार के अंदर। एक बड़ा तबका युवा वर्ग जो है वो दूसरे प्रांतों में काम करने को मजबूर होता है, तो उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे बिहार के अंदर? जी, सरकार जैसे रही उन लोगों ने विकास, उसमें रोजगार नहीं दे पाई। आज भारतीय जनता पार्टी आज नीतीश जी के साथ मिलकर सरकार चलाई और आगे चलाएगी तो वहां पर जो बेरोजगार बिलाल जी मौर्य जी, हमारे एक सवाल है कि किसी प्रदेश का विकास करने के लिए कितना वक्त चाहिए एक पार्टी को? 5 साल हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने और आपकी सरकार ने मिलकर चलाया। अब आप देखेंगे लॉकडाउन में बिहारी मजदूर से ज्यादा किसी प्रदेश के मजदूरों ने पलायन नहीं किया। इनसे ज्यादा दुर्दशा पूरे हिंदुस्तान में किसी की नहीं। उसके बारे में क्या कहना है? ठीक है, लेकिन हरिओम मौर्य जी, अब कोरोना काल में हालांकि पूरी दुनिया परेशान हुई है, लेकिन अगर देश के अंदर बात की जाए सबसे ज्यादा परेशान और सबसे ज्यादा जो तबका जो बाहर था दूसरे प्रांतों, बिहार के लोग थे, बिहार के युवा थे। जब वो वापसी कर रहे तो उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से जब चुनाव का वक्त था तो बिहार के अंदर एक रोष भी था, जनता में गुस्सा भी था, नाराजगी भी थी, लेकिन बहुमत आने के बाद लगता है वो सब कुछ खत्म हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीतिक पार्टी तो है ही, मगर उसके साथ लोगों के साथ जो अपने स्टेटों में इधर उधर से जा रहे थे, आ रहे थे, उन्हें एक समाज सेवा के रूप में लोगों को खाना देने का काम किया, अपने वाहनों से पहुंचाने का काम किया। जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, हमने चप्पल देने का काम किया। ये मैं अपने रामपुर की बात बता रहा हूँ कि हमारे रामपुर में जितने अदर स्टेटों के लोग जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, उन्हें खाना खिलाने का काम किया, उन्हें चप्पल देने का काम किया, वाहन करके उन्हें छोड़वाने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ समाज सेवा का सबसे बड़ा काम इस कोरोना काल में। ठीक है सर, खुर्शीद जी, ठीक है सर, खुर्शीद जी, अगर सब कुछ वाकई में सोशल वर्क जो है वो बीजेपी ने किया है तो फिर बाकी और जो दल थे, जो बाकी और संगठन थे, पार्टियां को तो पता ही नहीं कोरोना काल में किसी की सेवा की हो तो बताए, कांग्रेस बताए, समाज बिलाल मलिक साहब देखिए, हरिओम मौर्य साहब ने बताया कि रामपुर में मैं जब व्यक्तिगत जानता हूं कि रामपुर में वीर खालसा सेवा समिति है, उसने लॉकडाउन में जितने लोगों की खिलाए, शायद मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अब मौर्य जी का लंगर वितरण का कार्यक्रम कहाँ चल रहा था मुझे नहीं पता, मगर उनके तो कम से कम मैं आपको सैकड़ों वीडियो फोटोज में दिखा सकता हूँ कि जिन्होंने किया। अब मैं पर्सनल उनसे मिला हूँ, क्योंकि अदर पार्टी वालों को भारतीय जनता पार्टी का कोई काम दिखता ही नहीं। वो वीर खालसा सेवा समिति कोई अदर पार्टी नहीं। मौर्य जी, आप नाराज मत हो, देखिए वो कोई पार्टी नहीं है, आप नाराज ना होइए, कोई पार्टी नहीं, मैं पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बस कह रहा हूँ कि जो वीर खालसा सेवा समिति, सीधा सवाल आपसे है कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में और भी मजबूत होगी, तो सभी पार्टियों का जो है गायब हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी बचेगी। लेकिन माना जाए कि सपा कांटे की टक्कर दे रही है, बसपा की अगर बात करो तो बसपा सुप्रीमो मायावती जो है
बीजेपी के पक्ष में हमेशा बयान भी देती रहती है, तो क्या माना जाए इस बयानों को लेकर? और ऐसा नहीं है भाई, बसपा बीजेपी के पक्ष में बयान देती तो बसपा समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उनके खिलाफ चुनाव क्यों लड़ती? उन्होंने तो अपना गठबंधन भी करके देख लिया, उसे प्रयोग करके देख लिया कि समाजवादी और बसपा मिल जाए तो शायद हो सकता है उनका उद्धार हो जाए, मगर उन्हें सबक सिखाने का काम देखिए 2019 में लोकसभा में उनके सामने परिणाम जनता ने दे दिया कि तुम सब भी मिलकर एक जगह आ जाओ तो कुछ होने वाला नहीं है। अभी बिहार के चुनाव में देखिए कि एग्जिट पोल एक तरफा आरजेडी की सरकार बना रहा था। हम शांत बैठे थे, आएंगे परिणाम देख लेंगे, परिणाम आए, सबने देख लिए क्या हुआ। ठीक है सर, जो सरकारें अच्छा काम करेंगी जनता के लिए, जनता के हक में, बनाने की शुरुआत तो जनता का समर्थन भी उसे ही मिलेगा। की थी। जब पहली बार प्रदेश में मायावती सरकार में आई थी, मुख्यमंत्री बनी थी, तो मौर्य जी आपको शायद याद होगा, पहला गठबंधन उन्होंने भाजपा के साथ ही किया था, भाजपा से ही मिलकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। राजनीतिक विरासत को बचाने की कोशिश यहाँ पर खुद से होती रही है और सभी पार्टियां एक दूसरे से अपनी राजनीति को चमकाने के लिए जो है गठबंधन भी करती रही, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर कोई सा भी प्रांत रहा हो। फिलहाल से चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यही उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या विपक्ष 2022 के चुनाव जो होगा विधानसभा का, उससे पहले मजबूती के साथ खड़ा होगा? क्या विपक्ष अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको बचाने में कामयाब होगा? क्योंकि सवाल इसलिए उठता है कि उपचुनाव जो हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर 7 सीटों पर, उसमें से 6 सीटें बीजेपी ने जीत ली और 1 सीट पर सपा का कब्जा हुआ है। और अगर बात यहां पर कांग्रेस बसपा रेड्डी की जाए तो खाता नहीं खोल पाई है। अब सवाल ये उठता है कि 2022 के चुनाव से पहले विपक्ष उत्तर प्रदेश में कितना मजबूत है? क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही योगी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो प्रभाव है जनता पर, उसको तोड़ पाएगा विपक्ष? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।